हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट जो 2015 का पेपर था। ये पेपर 2016 में हुआ था, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया और सब प्रक्रिया 15 में हुई थी, तो इसलिए इसे कहीं कहीं पे आपको 2015 और कहीं कहीं पे 2016 के PDF के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेग है, प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, या फिर कवक जनित बीमारी है, या फिर जीवाणु जनित बीमारी है, या फिर खनिज जनित बीमारी है? तो जो प्लेग होता है वो कौन सी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। ये क्या है? एक संक्रमण रोग है जो पास्टुरेला पेस्टिन नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें मानव का जो फेफड़ा होता है वो इससे प्रभावित होता है। और इसका वाहक कौन होता है? इस प्लेग रोग का वाहक होता है चूहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। जो गैसीय अपशिष्ट है वो क्या है? सब्जी एवं फलों की छिलके, या फिर घरों की नालियों का गंदा पानी, या फिर खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन गैसीय अपशिष्ट वो है लकड़ी और कोयला से निकलने वाला धुआं। भाई जो गैसीय जो अपशिष्ट होता है कोयले और लकड़ी आदि के जलने से ही तो निकलता है, चिमनियों से, इन सब चीज़ों से निकलता है, ना कि फलों के छिलके से, गंदा पानी से भी नहीं, है ना। इन सब से ऐसा नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? किसके द्वारा जो है पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। इन्हीं के द्वारा जो है पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी कहते हैं, सहभोजी कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, या सहजीवी कहते हैं? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सहभोजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है, या फिर प्राथमिक अपघटक है, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो इसमें देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? पहले तो उत्पादक होते हैं, जो इतने भी हरे पौधे होते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो उन पौधों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता तो इसमें नहीं होगा, है ना। और जो कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे सांप वगैरह है। लेकिन सांप की यहाँ बात हो रही है, सांप को खाता है मोर, तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता में आएगा मोर। लेकिन तृतीयक उपभोक्ता कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले आप पिरामिड जान लीजिए, यहाँ पर हरे पौधे आएंगे, दूसरे में क्या आएंगे? कीड़े मकोड़े आएंगे, सांप तीसरे में आएगा, और अंतिम जो है उसमें शीर्ष पर होगा वो आएगा मोर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण बताना है। देखिए, पहला है बलुआ पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर, और चौथा है चूना पत्थर। तो इसमें पहले आप जान लीजिए सेल के बारे में। सेल कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, है ना। आग्नेय सेल, औषधि और कायांतरित, या उसी को बोलते हैं रूपांतरित। आग्नेय को इंग्लिश में बोलते हैं इग्निस, और औषधि को बोलते हैं सेडिमेंट्री, और कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर देखिए, जो बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर, ये दूसरे टाइप के हैं। ये ग्रेनाइट आपका ऑप्शन में है, तो ये होगा आग्नेय शैल का, जो इग्नियस रॉक्स बोलते हैं ना, आग्नेय शैल का उदाहरण ये होगा। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर औषधि शैल का होगा। लेकिन संगमरमर जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा आपका इस क्वेश्चन में। कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। ओके, अगला क्वेश्चन है 127, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक है?
जो महासागरों में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है। जो राज्यसभा है उसमें होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है उपराष्ट्रपति। अब बात आती है राज्यसभा। भाई संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक निम्न होता है एक उच्च। तो जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन होता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए मैक्सिमम तो हो सकती है 250, लेकिन होती कितनी है? 245 होती है, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अब ये 12 सदस्य कौन से होने चाहिए ना? जैसे इनमें क्या होता है, जो किसी भी कला क्षेत्र है ना, या फिर किसी मतलब अन्य क्षेत्र में बहुत बड़ा जिसका योगदान होता है, कला में, साहित्य में, है ना, इन सब चीज़ों से इनको चुना जाता है 12 लोगों को। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। लेकिन हर 2 साल पर क्या होता है, एक तिहाई सदस्यों को क्या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी पर है या जलोढ़ मिट्टी पर है या फिर लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो सबसे ज़्यादा कौन सी फैली है हमारे भारत में मिट्टी? वो है जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के लगभग 40 से 45% भूभाग पर फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है। और ये मिट्टी बनती कैसे है? ये मिट्टी जो है, जो नदियाँ होती हैं ना, जो बहती हैं, तो ये नदियों के द्वारा ही बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। और ये कृषि के लिए क्या होती है? सबसे उपयुक्त मिट्टी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? हरे पेड़ पौधे पर। ये तो अभी हमने बताया था, उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीय चरण या तृतीय चरण या उपभोक्ता। तो इसमें देखिए हरे पौधे तो उत्पादक होते हैं। ठीक है, अभी फूड पिरामिड बताया था ना, हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो हरे पौधों को खाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। यहाँ गण नहीं गुण होगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि, ठीक है, जो समस्या समाधान विधि है उसका क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि है या फिर सृजनात्मक विधि है या चयनात्मक विधि है? उपयुक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा में अगर समस्या समाधान की बात है तो उपयुक्त सभी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इस शिक्षा में क्या होना चाहिए भाई? लक्ष्य केंद्रित विधि भी अपनानी जानी चाहिए, मतलब लक्ष्य पहले से केंद्रित होना चाहिए। सृजनात्मक विधि भी होनी चाहिए, है ना, क्रिएटिव होना चाहिए। और जो चयन करने की क्षमता होती है वो भी होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। जो प्रेक्षण विधि है उसकी क्या सीमाएं हैं? ऑप्शन देखिए, यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह विधि प्रेक्षण सूक्ष्मता से करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये बात सही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। मतलब इसकी प्रेक्षण विधि की सीमाएं ये सभी आती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 133, इकोसिस्टम की सही व्यवस्था क्या, सही परिभाषा क्या है? जो इकोसिस्टम होता है ना, इसकी सही परिभाषा, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, देखिए अजीवीय पहले से रॉन्ग पता चल गया, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी लग रहा है। ठीक है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है वो इकोसिस्टम की परिभाषा मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
जो मानव विकास के क्रम में भाई पहले क्या इंसान 4 पैरों से चलता था ना भाई, जब अर्ली मैन का काल था, वो जो आदि मानव का काल, पहले 4 टांगों से धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और फिर क्या 2 टांगों पर चलने लगा। तो यहाँ पर वही बताया जाए, मानव विकास का जो क्रम हुआ 2 पैरों पर चलने का, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? शरीर के अच्छी प्रकार आधार देना, या फिर शरीर का भार कम होना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ स्वतंत्र रूप से, देखिए सबसे बड़ा लाभ पूछ रहा है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अधिक तेज चाल, तो अधिक तेज चाल तो वैसे भी क्या 4 पैर वाले जानवर नहीं कर सकते, वो तो और तेज चलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। इससे क्या होगा, हाथ स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी बनेगा। जो 2 पैर पर चलने से क्या हो, जो उसके हाथ आगे वाले फ्री हो गए, तो मस्तिष्क मतलब उसके दिमाग की जो आज्ञा के अनुसार जैसा वो सोचेगा तुरंत वो काम कर सकता है, जैसे हम लोग हैं ना। अगला प्रश्न है 135, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो भूकंप की तीव्रता है उस किससे नापी जाती है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ या कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? करेक्ट ऑप्शन इसमें है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब इस यंत्र में होता क्या है, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना आप जानते होंगे ना, पैमाना पूछे तो रिएक्टर पैमाना होगा, लेकिन यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में ही रिएक्टर पैमाना लगा होता है, जिसमें क्या होता है 0 से 9 तक अंक चिन्हित रहते हैं। जैसे 0 है, 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक रहते हैं, 9 तक रहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये देखिए 0 से मान लीजिए 1 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो जैसे नंबर बढ़ता जाता है आगे, जितनी तीव्रता का भूकंप, 1 नंबर बढ़ने पे उसका कितना ज़्यादा तेज का भूकंप आता है, 10 गुना, ये दर्शाता है। अगर 2 से 3 तीव्रता का है तो जितना 2 तीव्रता का भूकंप था उससे 10 गुना ज़्यादा होता है 3 जो है तीव्रता का भूकंप। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, दूसरा शुक्र या फिर बुध। भाई निकटतम ग्रह पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको सबको पता होगा। भाई यहाँ पर सन है, अगर मान लीजिए फिर क्या होगा, मरकरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, मतलब ये फिर क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आगे है। तो यहाँ पर सबसे नज़दीक कौन सा है, जाहिर सी बात है बुध आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी पूछे तो फिर कौन सा होगा, यही ग्रह होगा। यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं। मंगल की पोजीशन क्या है, ये 4थे नंबर का है। भाई बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ये 4थे नंबर पे आता है। बृहस्पति 5वें नंबर पे आता है, शुक्र 2रे नंबर पे आता है। और यहाँ पर कलर की बात कर लेते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र को पीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2, फोबोस और डिमोस है ना। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही माना जाता है। ठीक है, सबसे गर्म और सबसे चमकीला शुक्र ग्रह ही होता है। ठीक है, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक पूछे, भाई सूर्य का सबसे नज़दीक तो बुध है, अगर पृथ्वी का सबसे नज़दीक पूछे तो कौन सा ग्रह होता है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। 137, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है गुजरात। गिर से याद रखना, गिर गुजरात, ग और ग दोनों में आ रहा है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है, गुजरात में। अच्छा, किस लिए फेमस है? इसमें ना जो बब्बर शेर होते हैं ना, उनको उनके संरक्षण के लिए जो है इसमें काम किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। मतलब 3 विशेषताएं हैं, एक नहीं है, वो को चुननी है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है तो करेक्ट है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। भाई बाल केंद्रित तो ठीक है, लेकिन प्रशासक के रूप में शिक्षक कभी काम नहीं करता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 139, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? देखिए पर्यावरण क्या पूछ रहा है, आजकल पर्यावरण स्नेही, जिससे पर्यावरण को क्षति कम पहुंचती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG बोला जाता है ना,
यही जो है पर्यावरण स्नेही गैस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसका भी लॉजिक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है बहुत कम होता है इस गैस से। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है, मतलब एक जगह से चल के दूसरी जगह वापस पुनः आ जाना, चक्रण इसी को तो बोलते हैं। तो तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र, या फिर भूवैज्ञानिक चक्र, या फिर रासायनिक चक्र, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो तत्वों का चक्रण होता है वो किसके माध्यम से होता है, देखिए जीव भू रासायनिक चक्रण, तीनों चीजें आती हैं इसमें। जीव भी केवल भू कहेगा तो नहीं आएगा, केवल रासायनिक कहेगा तब भी नहीं होगा, तीनों है इसमें। ठीक है, जैव भी है, भू भी है और रासायनिक चक्र, तीनों मिला के जो है तत्वों का चक्रण का रूप निर्मित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता पूछ रहा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है, हेमवती नंदन बहुगुणा है, या सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा, या महात्मा गांधी। तो इनको तो सभी जानते होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। यह आंदोलन किस लिए छेड़ा गया था भाई, 1973 के दौर में जब वृक्षों की कटाई हो रही, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, है ना, जो आजकल भी कॉमन है। तो जो ये आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में शुरू किया गया था 1973 में, और कहाँ से शुरू किया गया था, उत्तराखंड राज्य जो है हमारा ना, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इसमें क्या, जैसे जो पेड़ को काटने लगते थे ना, उस पेड़ से क्या कर दे, चिपक कर खड़े हो जाते थे, तो उसी वजह से इस नाम पर वो क्या पड़ा, चिपको आंदोलन पड़ गया। अगला प्रश्न है 142, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, विटामिन होती है, प्रोटीन, या वसा, या कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी प्रकृति होती है प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। इंसुलिन होता क्या है, ये अग्न्याशय के एक भाग द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, मतलब अग्न्याशय के किसी भाग द्वारा एक निर्मित हार्मोन होता है, और ये करता क्या है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है, मूल, शीर्ष में, या परागकण में, या तने में, या परागकोश में। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है परागकोश में। अगला प्रश्न है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब इससे रिलेटेड हर बार कहीं ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। मांसाहारी, सर्वाहारी, या शाकाहारी, या डेट्रीवोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। उत्पादक हरे पौधे होते हैं, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। ज्वर नियंत्रण क्या है, यहाँ पर ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, प्रोफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, या फिर अगला ऑप्शन है पैरासीटामॉल, या फिर लिव 52। तो करेक्ट ऑप्शन होता है पैरासीटामॉल। इसके बाद का क्वेश्चन है 146 नंबर, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, एस्परजिलस, या स्ट्रेप्टोकोकस, या रेट्रोवायरस, या लैक्टोबैसिलस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होता है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, या पैटिन, या कार्ल मार्क्स। तो करेक्ट ऑप्शन होता है लैंडस्टीनर ने ही जो है मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। इन्होंने रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, एक है ए, दूसरा बी या ए बी, और चौथा कौन सा है, ओ वर्ग है। भाई ए बी क्या है, सर्वग्राही होता है, और ओ किस नाम से जाना जाता है, सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्याज, आलू, अदरक क्या है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, या सल्क पत्र हैं। तो ये क्या है, तने हैं, तीनों चीजें क्या हैं, तने हैं। ठीक है, देखिए तने 4 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकंद है, दूसरा कंद है, सल्क कंद है, घन कंद है ना। तो सल्क कंद को बल्ब के नाम से भी जाना जाता है। प्रकंद में हल्दी, अदरक आते हैं, और कंद में आलू आता है, और प्याज और लहसुन जो है बल्ब के रूप में रहते हैं ना, इसलिए सल्क कंद के नाम से जाना जाता है। और अरवी जो होता है ना, जिसे घुइयां बोलते हैं, वो घन कंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगायरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है, या हाइड्रा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है
पैरामीशियम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। ये क्यों एक कोशिकीय कहलाते हैं? क्योंकि इनका शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादक उत्पाद साबुन का पादप है लेकिन साबुन का विस्थापन है? इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है रीठा। ठीक है, रीठा जो है वो ही पादप का उत्पाद होता है और जो साबुन का विस्थापन माना जाता है। और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? बालों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये पर्यावरण का पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।